अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये टेंशन क्यों है। उसकी एक हिस्ट्री है, क्योंकि लड़ाई अचानक से तो होती नहीं, उसका एक बैकग्राउंड होता है, एक हिस्ट्री होती है पुरानी, जिस वजह से ये लड़ाइयाँ होती हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या ऐसी टेंशन रही इनके बीच में कि ये वॉर स्टार्ट हुई। इसराइल और अमेरिका ने इनके ऊपर अटैक करा। तो पहले मैप में आते हैं सीधा डायरेक्टली। देखिए ये मैप है, ये ईरान है जो कि शिया मेजॉरिटी कंट्री है, लीडर कंट्री है। सऊदी अरबिया है जो कि सुन्नी मेजॉरिटी या सुन्नी लीडर कंट्री है। तो यहाँ पर ये सारी मुस्लिम कंट्री है, और बीच में यहाँ पर इसराइल जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर रहते हैं यहूदी। तो इन सारी मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है यहाँ पर इसराइल। अब इसका एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है। आइए समझते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उससे आपको एक बेहतर आइडिया होगा। एक तरफ हमारा ईरान है जो कि शिया मेजॉरिटी कंट्री है, दूसरी तरफ सऊदी जो कि सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। तो इनके बीच में तो देखो शिया सुन्नी की लड़ाई है दोनों के बीच में। ठीक है, दुनिया में 15% के अराउंड शिया मुस्लिम्स है और 80% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम्स है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में अगर हम देखेंगे तो इसका पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा सऊदी अरबिया का, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स कंट्री है, मेजॉरिटी ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स की। और ईरान जो है वो थोड़ा इनसिक्योर होगा क्योंकि वो शिया मुस्लिम्स है और उनका नंबर थोड़ा सा कम है। शिया मेजॉरिटी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये लीडर कंट्री माना जाता है ईरान। तो यहाँ शिया सुन्नी की लड़ाई है। दूसरी तरफ अगर हम इस तरफ देखें तो इसराइल जो कि यहूदी नॉन मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई है, यहूदी बोलते हैं ना, यहूदी। अब इसकी भी क्या हिस्ट्री है, मैप में दोबारा आते हैं तब आपको एक बेहतर समझ में आएगा कि हुआ क्या। हाँ, अब देखिए पूरा का पूरा अगर हम बात करें, यहाँ इस्लाम स्टार्ट कहाँ से हुआ, सऊदी अरेबिया से। ठीक है, 6th सेंचुरी के बाद इस्लाम फैलना स्टार्ट हुआ, इस पूरे एरिया में इस्लाम फैलता चला गया। और यहाँ पर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यहूदियों को बोला जाता है, वो अलग अलग यूरोप अमेरिका अलग अलग देशों में जाके बसे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इस्लाम फैल गया था और यहाँ पर पैलेस्टीन एक मुस्लिम कंट्री बना। मतलब ओरिजिनली अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस से पहले, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की हम बात करें, तो यहाँ पर जो कंट्री थी वो पैलेस्टीन एक मुस्लिम कंट्री थी, इसराइल एग्जिस्ट नहीं करता था। एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे इसराइल वहां पर हुआ करता था। ठीक है, अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 में होलोकॉस्ट हुआ, क्योंकि नाजी जर्मनी के टाइम पे हिटलर रूल कर रहा था। और हिटलर ने क्या करा, जितने भी यहूदी यूरोप में थे उनको ट्रेन में भर के लेके जाते थे और गैस चैम्बर में उनको मार दिया जाता था, पॉइजनस गैस छोड़कर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं होलोकॉस्ट। 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे हिटलर ने। ठीक है, अब जो इजरायली हैं या यहूदी लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा नेटिव प्लेस जो ओरिजिनली जहां पर पैलेस्टीन अब कंट्री बना हुआ वो हमें वापस किया जाए, हमारी कंट्री बनाई जाए इजराइल। तो 1948 में, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ 1945 में हुआ, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन भी बना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। 1948 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि एक अलग कंट्री बनाई जाएगी इजराइल, पैलेस्टीन को काट कर। तो पैलेस्टीन से एक अलग कंट्री बनाई गई इजराइल। ठीक है, लेकिन पैलेस्टीन तो मुस्लिम कंट्री था, सारे मुस्लिम कंट्री, वहां पर इजराइल बनेगी तो मुस्लिम कंट्रीज को तो पसंद ही नहीं आएगा। तो वहां पर जो अरब कंट्रीज है उन्होंने वॉर छेड़ दी। उन्होंने बोला हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पर मुस्लिम लैंड में नॉन मुस्लिम कंट्री हमें अलाउड नहीं। ठीक है, तो वहां पर वॉर स्टार्ट हो गया अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में और इसराइल के बीच में। इसराइल के सपोर्ट में कौन था, ब्रिटेन फ्रांस यूएस, वेस्टर्न कंट्री ये इसराइल के सपोर्ट में थे। और इसराइल ने अकेले उन सबको वॉर में हरा दिया और आगे भी वॉर होते रहे, इनके बीच में टेंशन रही और इसराइल हमेशा से वहां पर सरवाइव करता चला गया। तो ये जो लड़ाई है पहले दिन जब से इसराइल बना है तब से इसराइल और वहां पर आसपास की मुस्लिम कंट्रीज के बीच में। उनका कहना है कि वो इस्लामिक लैंड है, तो वहां पर इस्लामिक लैंड में नॉन इस्लामिक कंट्री अलाउड नहीं है। तो ये लड़ाई वहां से 1948 से आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा इसराइल की लड़ाई इनके साथ क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा इसराइल को एज अ कंट्री। अब वहां पर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है जमीन का लेकर। पैलेस्टीन का कहना है कि इसराइल ने हमारी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, इसराइल कह रहा है कि ये तो ओरिजिनली हम ही थे। ठीक है, तो ये वहां पर एक झगड़ा चल रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वापस ट्रायंगल में आते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल स्टोरी थी। ठीक है, इसराइल आपको पता चला कि 1948 में भाई बना है, 1948 में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के बाद। तो इसराइल की मुस्लिम कंट्रीज के साथ 1948 से ही लड़ाई चल रही है, यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई है। अब कौन सी कंट्री, यूएस की बात करें, यूएस किस तरफ है, यूएस इसराइल की तरफ है और सऊदी अरेबिया की तरफ है। इसराइल जो है ऐसा कहा जाता है अमेरिका का लंगोटिया यार है यार, 51st स्टेट भी बोला जाता है, अमेरिका में 50 स्टेट है। ठीक है,
इजराइल में जितने यहूदी रहते हैं उससे कई गुना ज्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस के ऊपर उनकी ओनरशिप है। ठीक है, आपने सुना होगा यहूदी, जैसे मार्क जकरबर्ग, वो फेसबुक का जो फाउंडर है वो यहूदी है। ठीक है, या इंडिया में भी आपने सुना होगा लेवाइस, जो है लेवाइस ब्रांड, वो यहूदी का है। या जो बास्किन रॉबिन आइसक्रीम है वो भी यहूदी ओनर है। तो यहूदियों के ना बिजनेसेस पूरी दुनिया में, अमेरिका में तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस अलग अलग जगह यहूदी ओनर है। तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत काफी कुछ यहूदियों के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अमेरिका तो इसराइल के हमेशा साथ ही रहेगा, वो मिलकर रहेंगे, उन्हें एक ही मान लो आप, इसराइल और अमेरिका को। ठीक है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया क्या है, अमेरिका का क्लाइंट है बहुत बड़ा। दुनिया की अगर सबसे बड़ी क्रूड ऑयल की कंपनी अगर हम बोलते हैं तो अरामको, अरेबियन अमेरिकन कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल की कंपनी है अरामको। ठीक है, तो ये दोनों मिलके सऊदी अरब में क्रूड ऑयल वगैरह एक्सप्लोर करते हैं और वेपन्स वगैरह भी सप्लाई करता है अमेरिका सऊदी अरेबिया को। तो अमेरिका के क्लाइंट का दुश्मन है ईरान, तो क्लाइंट का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन हो गया। अमेरिका के लंगोटिया यार का दुश्मन है ईरान, तो दोस्त का दुश्मन, ठीक है, वो भी दुश्मन हो गया अमेरिका का। इसलिए अमेरिका क्या करेगा, ईरान को बुली करता रहेगा, हमेशा परेशान करेगा, क्योंकि भाई एक तो लंगोटिया यार है, एक उसका क्लाइंट है, दोस्त है, पुराना साथी है, अलाय है। तो वो हमेशा ईरान को बुली करता रहेगा अमेरिका। और इस तरफ सपोर्ट में कौन आएगा, रशिया आएगा सपोर्ट में, रशिया आएगा सपोर्ट में। तो इजराइल की इन दोनों के साथ तो दुश्मनी है, लेकिन इजराइल का ज्यादा थ्रेट ईरान से है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से कम थ्रेट होगा, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया को थोड़ा बहुत समझा देगा, भाई मेरा तो लंगोटिया यार है, ऐसा तो ना कर। ठीक है, तो ज्यादा थ्रेट इजराइल को ईरान के साथ होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करना चाहें शेयर करें। शुरू अगर आप आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। कमेंट जरूर करें, ठीक है, मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ। तो अब ईरान को इजराइल के साथ क्या थ्रेट है, देखिए ईरान में जितने भी लीडर्स हैं वहां पर, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट है वहां पर, जितने भी लीडर्स हैं ज्यादातर वो कहते हैं कि डेथ ऑफ इजराइल, डेथ ऑफ इजराइल, हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है ईरान। ठीक है, इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है ईरान। ठीक है, तो इजराइल अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए बहुत डेंजर वाली सिचुएशन है। ईरान को भी इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि भाई पलड़ा तो इन्हीं का भारी है, इस तरह पलड़ा भारी है। तो ईरान क्या करेगा, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा। तो पहला रीजन जो है जिस वजह से इजराइल जो है थ्रेटन्ड फील करता है ईरान से, वो है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि जून 2025 में भी आपने सुना होगा कि अमेरिका और इजराइल ने अटैक करा ईरान के ऊपर। तो क्यों करा, क्योंकि देखिए यूरेनियम एनरिचमेंट की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है हमने, यूरेनियम एनरिचमेंट, हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिलेगा। नेचुरल यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम 235 का परसेंटेज 0.7% होता है नेचर में, और यूरेनियम 238 का परसेंटेज 99.3% होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, ये जो यूरेनियम 235 है इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियर फिजन नहीं होता है। तो अगर हम बॉम्ब बनाने की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो इसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी यूरेनियम 235 के परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है तो उसे यूरेनियम इनरिचमेंट बोलते हैं, तो उसे यूरेनियम इनरिचमेंट बोलते हैं। तो जब यूरेनियम इनरिचमेंट होता है 80 to 90% यूरेनियम इनरिचमेंट होता है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो जाता है। 80 to 90% यूरेनियम इनरिचमेंट से न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो जाता है। अब रिपोर्ट आई थी जून के टाइम पे कि ईरान ने अपना 60% तक लगभग यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया था। जब 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया था तो ईरान के ऊपर इजराइल ने मिसाइल्स वगैरह छोड़ दी, यूएस ने भी मिसाइल छोड़ी, ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। उसके जहां जहां न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह जो जो जहां जहां चल रही थी उसके ऊपर मिसाइल छोड़ी गई, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया ईरान के। तो ये रीजन है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस वजह से इजराइल उसे थ्रेटन्ड फील करता है। दूसरा प्रॉक्सीज हैं बहुत सारे, दूसरा प्रॉक्सीज हैं जो ईरान के, जैसे हिजबुल्ला, एक प्रॉक्सी है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहाँ है, ये लेबनान में एक्टिव है, लेबनान में। और दूसरा हम बोलेंगे हाउदी, हाउदी रेबल, ये शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो कि एक्टिव है अलग अलग जगह पे। हाउदी ये यमन में एक्टिव है। इसे मैप से समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए यहाँ पर लेबनान जो है इजराइल के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पर हिजबुल्ला एक्टिव है और ईरान उन्हें सपोर्ट करता है। वो इजराइल के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, तो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। दूसरा अगर यमन में देखें तो हाउदी रेबल्स ग्रुप है, जो कि क्या करते हैं, इजराइल के जो शिप्स यहाँ पर से आते हैं तो उनके लिए एक थ्रेट रहता है हमेशा हाउदी रेबल ग्रुप्स की तरफ से। तो इसलिए इजराइल उनके प्रॉक्सीज से भी परेशान रहता है ईरान के, जैसे हिजबुल्ला इधर और हाउदी रेबल ग्रुप इधर। तो ये एक दूसरा रीजन है जिस वजह से ईरान जो है ईरान की वजह से इजराइल परेशान रहता है, और इसलिए इजराइल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इजराइल की दो डॉक्ट्रीन है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन डॉक्ट्रीन द बिगिन डॉक्ट्रीन है। द बिगिन डॉक्ट्रीन, द बिगिन डॉक्ट्रीन क्या है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बिगिन, इनकी डॉक्ट्रीन सिंपल है कि कोई भी एनिमी कंट्री अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो इजराइल उसे खत्म कर देगा, निस्तानाबूद कर देगा, किसी भी हद तक जा सकता है, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देगा। ठीक है, तो एक तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन, एक तो ये डॉक्ट्रीन है बिगिन डॉक्ट्रीन। दूसरा प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस, प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस, प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस। प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस का मतलब है, इजराइल की ये डॉक्ट्रीन है कि अगर कोई कंट्री उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रही है और इजराइल की इंटेलिजेंस को पता लगता है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, तो वो इंतजार नहीं करेंगे कि पहले अटैक करो हम रिटेलिएट करेंगे, नहीं, वो पहले ही अटैक कर लेंगे, अपने ऊपर अटैक करने ही नहीं देंगे। उसे बोलते हैं प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस। तो ये दो मेन डॉक्ट्रीन में इजराइल काम करता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एक तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, प्रॉक्सीज हैं उसके, कुछ ना कुछ करता रहता है वो इजराइल के अगेंस्ट, ईरान की कुछ प्रॉक्सीज और न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट भी है, इसलिए इजराइल को एक बहुत बड़ी थ्रेट लगती है ईरान की तरफ से। अभी ये जो अटैक हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने जो अटैक करा है ईरान के ऊपर, वो ये बोल रहे हैं कि रिजीम चेंज के लिए करा है, रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। वहां के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी, वो क्या है, फंडामेंटलिस्ट है, और डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि हम तो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी एक पपेट गवर्नमेंट ईरान के ऊपर बैठे, रिजीम को चेंज किया जाए, ठीक है, ताकि उनके हिसाब से ईरान काम करे। हालांकि ये जो टेंशन चल रही है काफी पहले से चल रही है। 2015 में एक JCPOA है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी साइन हुआ था, जिसमें ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था, बदले में उसके ऊपर सैंक्शंस हट जाती, अमेरिका यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस हटा देता, ठीक है। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करा कि नहीं, हम इसका पार्ट नहीं है JCPOA का। 2020 में जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने बोला हम इसका पार्ट बनेंगे JCPOA के, प्रोवाइडेड की फुल कंप्लायंस में ईरान आए JCPOA के। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप 2024 में आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो कुछ होगा नहीं, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ईरान के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है, की जा रही है, बुली करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अमेरिका के हिसाब से ईरान पूरा का पूरा काम करे, ठीक है। तो अब रिजीम चेंज इसलिए क्योंकि उनका जो सुप्रीम लीडर है वो अमेरिका के हिसाब से चल नहीं रहा है, चीजें सेटल हो नहीं पा रही हैं, तो इसलिए रिजीम चेंज होगा, तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो अमेरिका ईरान के लोगों को ये बोल रहा है कि ये मौका है आपके पास, हम रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, आपके लिए अच्छा ईरान मिलेगा, ये इस तरीके का एक मैसेज देना चाह रहे हैं। अब ये जो अटैक हुआ है, ईरान ने भी रिटेलिएट करा है। अमेरिका के जो बेसिस हैं, मैप में समझते हैं, अमेरिका के यहाँ बहरीन, कतर, ओमान, UAE, यहाँ पर बेसिस हैं अमेरिका के डिफेंस के, आर्मी के। तो वहां पर ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी हैं, तो वहां पर पूरा का यहाँ से जितनी भी फ्लाइट्स हैं फिलहाल सारी की सारी कैंसिल है, आने जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल है। तो ये टेंशन, ये जो भी हमने डिस्कस करा शुरू से आखिरी तक, ये सारी टेंशन, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, एक बैकग्राउंड समझ में आया होगा, ये लड़ाई क्या है, किस चीज की है। वहां पर अमेरिका चाहता है एक पपेट गवर्नमेंट हो ईरान में, रिजीम चेंज हो जाए, फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट हट जाए और उनके हिसाब से एक नई गवर्नमेंट वहां पर एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।